आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका ईवीएस का जो आपका सेशन चल रहा था। तो दोस्तों, इसका आज का सेशन है आपका सेशन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक के 5 सेशन को नहीं देखा तो दोस्तों आप उन 5 सेशन को जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो 5 सेशन। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक काम करना होगा। दोस्तों आपको करना ये होगा कि अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना सबसे पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये आपके ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है एनहाइड्रस, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइग्रोफिलिक लवण या फिर हाइग्रोफोबिक लवण। अगर बात की जाए दोस्तों कि वह लवण जो जल को अवशोषण करता है, मीन्स जल को अवशोषित करता है, सोख लेता है, तो वो हमारा दोस्तों होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण होता है। कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक लवण होता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये अपने आसपास उपस्थित जल की, इसके आसपास जितने भी जल की उपस्थित जो भी जल होते हैं उसके अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम संख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्या? स्थानीय संरक्षण, क्रोड संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। अगर बात करें हम यहाँ पे कि पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम, ठीक है, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादित के लिए जो प्रयुक्त पद है वो हमारा होता है इसमें अपस्थानिक पद। ठीक है, कौन सा होता है इसमें? हमारा होता है अपस्थानिक पद होता है। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, अपस्थानिक पद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि समुद्रिक कच्छपों समुद्रिक कच्छपों का जीवन पर्यंत जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के निम्नलिखित कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप हैं तो दोस्तों इसके जो जलभागों में पाए जाने वाली कितनी 5 प्रजातियां होती हैं। ठीक है, 5 प्रजातियों में जो समुद्री कच्छप का मतलब है या कछुओं से, ठीक है, जो समुद्री कछुए होते हैं इसमें सबसे जो अधिक जो जनसंख्या है वो होती है हमारी ऑलिव रिडले नामक प्रजाति की। कौन सी? ऑलिव रिडले नामक प्रजाति की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में कौन एक कारक है? ठीक है, पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली हवा, गर्म हवा, रसोई गैस। अगर बात की जाए विश्व ऊष्मायन मीन्स ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारा सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो है इसमें वाहनों से निकली गैसें। इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हुए? जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक, N2O हो गई, और आपकी CH4 मीथेन हो गई, आदि गैसें उत्तरदायी है। यह गैसें जो होती हैं ये वाहनों के इंजनों के दहन से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये हमारे जो गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि धातुमय
प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय बॉक्साइट को, विटमन को, मेटालॉइड को या फिर अयस्क को। अगर बात करें हम धातुमय प्रस्तर को, तो हमारा जो अयस्क होता है, अयस्क, इसे हम ओरे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओरे। तो अयस्क जो होता है ये धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब पेड़ पौधे अवशोषण किसका करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और CO2 को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, CO2 को बाहर निकालते, O2 को, ऑक्सीजन को उत्सर्जन करती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां हमारा कह रहा है कि भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किससे मापा जाता है? डेसिबल में, बोफोर्ट पैमाने में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। अगर बात करें हम भूकंप की, जो भूकंप है इसकी तीव्रता मापी जाती है। तो इसकी जो तीव्रता है वो यंत्र होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और सिस्मोग्राफ में ही एक पैमाना लगा होता है जिसे हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां हमारा क्या कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, इनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमारे इसमें जो ध्रुवीय प्रदेश हैं इनमें बर्फ पिघल रही है। बर्फ क्यों पिघल रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक ऊष्मायन है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमी बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका भी सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9वां हमारा कह रहा है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो कौन सी है? H2S, सल्फर, SF6 या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगर बात करें हम हानिकारक गैस की वातावरण में, तो वातावरण में सबसे ज़्यादा जो हानिकारक गैस है वो हमारी हानिकारक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये मिश्रित गैस है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10वां? कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो जो वायु प्रदूषण है इसको कम किससे किया जा इसको कम किया जा सकता है दोस्तों आपका वृक्षों से। अगर वृक्षों का वनीकरण, वृक्षारोपण किया जाए तो रोका जा सकता है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 5 नवंबर है ये, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, जो और ये विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं के प्रति जागरूकता है, जो पर्यावरण से रिलेटेड, इसके लिए इसको 5 जून को मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 1972 में। कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में सबसे पहली बैठक हुई थी 1972 में पर्यावरण से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रख सकता है? ओजोन स्तर, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल।
दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के ही आए हुए हैं और मैंने इनको आपने देखा होगा कि अभी तक जो 5 सेशन कराए हैं ये उन्हीं के कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम बात करें कि हमारा जो इसमें दे रखा है कि सूर्य के द्वारा जो हानिकारक किरणें आती हैं इनको कौन सा स्तर हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करता है, तो पृथ्वी को हमारा ओजोन स्तर जो है ये सुरक्षित करता है, क्योंकि समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं इनको अवशोषित कर लेती है। परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की उष्मीयता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकास उत्पन्न होने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 13 हमारा, कि किसी जगह की फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। अब बात करें कि हम फ्लोरा और फना, आखिर ये फ्लोरा और फना है क्या, तो दोस्तों ये जो फ्लोरा और फना है ये आपके क्या करते हैं, ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं इन्हीं को ये उपस्थिति को इंगित करता है, इनकी उपस्थिति को इंगित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। क्या है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, क्या है, तालाब, वायु, जल, मृदा। अगर बात करें हम पारिस्थितिक तंत्र की तो पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो हमारा है तालाब, क्योंकि तालाब में जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती रहती है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। कौन जीवीय कारक नहीं है, जीवीय का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, तो अजीवीय होगा। कौन सा, जंतु, इनमें जीवन होता है, पेड़ पौधे इनमें भी जीवन होता है, सूक्ष्म जीव इनमें भी जीवन होता है। अगर बात करें हम प्रस्तर की तो ये एक अजैव कारक है। ये कैसा है, ये अजैव है, इसमें जीवन नहीं है, तो दोस्तों हमारा यही होगा। ठीक, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं कहाँ, जलमंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। अगर बात करें हम जलमंडल में तो इसमें तो पेड़ पौधे अधिकतर होंगे नहीं, वायुमंडल में भी नहीं होंगे और प्रकाश मंडल में भी नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे दोस्तों इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि स्थल मंडल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो मर गए हैं उन पर अपना जो जीवन है वो कौन निर्वाह करते हैं। ठीक है, मरे हुए लोगों पर, मरे हुए जंतुओं पर, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, पैरासाइट, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर। अगर बात करें हम मृत जंतुओं के निर्वाह करने वाले प्राणी जो होते हैं वो हमारे जैसे दोस्तों मक्खी है, आपकी मक्खी है, गिद्ध है, ये हमारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये मरे हुए जो जंतु होते हैं ये उन्हीं पर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्राणी हमें स्क्वेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्क्वेंजर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हमारा कहता है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। अब सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है, सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, दावित प्राकृतिक गैस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायान का कारण है, ऊष्मायान का कारण है। ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। अगर बात करें
हम विश्व ऊष्मायान की, तो इसका हमारा सबसे मुख्य जो कारण है वो हमारा है वायु प्रदूषण। क्योंकि वायु प्रदूषण वह स्थिति है, इसमें अवांछनीय जो गैसें होती हैं उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे ये वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है और वैश्विक ऊष्मायान, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को पैदा करती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न है अगला 20 नंबर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है कितना है? 1/2, 3/4, 1/4, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा जो महासागर है ये पृथ्वी के अधिकांश भाग पर निर्भर है, मतलब उपस्थित है। तो ये कितना भाग है? ये दोस्तों हमारा 3/4 भाग है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 हमारा कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलग्मामाइट में निक्षेपण होता है। तो किसका निक्षेपण होता है? ऑप्शन है हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। अगर बात की जाए स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलग्मामाइट का, तो दोस्तों इसका जो निक्षेपण है ये निक्षेपण आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये निक्षेपण होता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं और कुहासा, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर बात करें तो दोस्तों वायु प्रदूषण का जो उदाहरण है वाहनों से निकली गैस ये भी है, धुआं एवं कुहासा ये भी है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस ये भी है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 23 हमारा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का प्रयोग रोकता है। कौन रोकता है? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या फिर चमड़े के थैले। अगर बात करें तो कागज़ के थैलों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नायलॉन के थैलों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और चमड़े के थैलों से। लेकिन जो प्लास्टिक के आपकी जो पॉलीथिन है इनका रिसाइकिल नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और ये हमारे प्रदूषण को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। क्या कह रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हवा का मतलब है दोस्तों आपका वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इसकी कितनी मात्रा है? तो दोस्तों इसकी मात्रा है हमारी 21% ऑक्सीजन की मात्रा है, क्योंकि 78% आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, ओके। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी भी कुछ मात्रा, इसकी मात्रा है 0.03%। ठीक है, और आपका जो अन्य गैसें हैं वो हमारी 0.97% है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे उपस्थित ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? तो ऑक्सीजन हमारा 21%। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 कह रहा है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये सभी। तो दोस्तों हम परम तापमान की बात करें तो परम तापमान का जो पैमाना है वो हमारा केल्विन होता है। कौन सा? केल्विन होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केल्विन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा? सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। अगर बात करें हम प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाले प्रकाशिक जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है ये उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और हमारे पेड़ पौधों को भोजन पानी की व्यवस्था कर देती है, उनके भोजन बनाती है। तो दोस्तों भोजन किसका बनाती है? सभी जंतुओं का? जी बिल्कुल नहीं। सभी पौधों का? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी हरे पौधों का, क्योंकि जो हरा पौधा होगा उसी से ये बनाती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने
हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से, जो वायु होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया इसमें सभी हरे पौधे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 27वां प्रश्न है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण, सॉरी ये है ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि का ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? डेसी से, फोन में, डेसिबल में या फिर डेसीमल में। बात करें कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो किस में मापी जाती है, तो दोस्तों ये मापी जाती है हमारी डेसिबल में। अगर हम बात करें कि जो सामान्य व्यक्ति होती है, सामान्य व्यक्ति होता है, इसकी जो ध्वनि को सहन करने की कितने डेसिबल की तीव्रता होती है, तो वो आपकी होती है दोस्तों 70 से 80 डेसिबल की तीव्रता होती है। अगर इससे अधिक तीव्रता होगी तो वह प्रदूषण को उत्पन्न कर देती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WHO, WWF, पेटा या फिर UN। अगर हम बात करें तो हमारी जो UN होती है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और जो WHO होता है ये आपका स्वास्थ्य संबंधी देखता है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UN। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। क्या कह रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो क्या होगा अगर कीटनाशक अत्यधिक हो जाएंगे? तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो जब कीटनाशक अधिक हो जाएंगे तो दोस्तों कीटनाशक के अधिक इस्तेमाल से, हम लोग कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में बहुत करते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो हमारा कृषि से जो पानी निकलता है, जल, ये दूषित होता है। तो दोस्तों हमारा इसका जो अत्यधिक इस्तेमाल से होगा तो क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लास्ट आज का 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु, प्लास्टिक। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए आपका कपड़ा होगा नहीं, कागज होगा नहीं और धातु भी नहीं होगी, तो हमारा क्या है, प्लास्टिक जो है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। ठीक है, किसकी? हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसकी रिसाइकिल की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए।